2012 से 12 में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त आप टीचिंग भी कर रहे थे डिफरेंट। जी। तो आपके जो लेटर दो अटेम्प्ट थे, मेरा थोड़ा ये सवाल है, थोड़ा मैं क्लियर होना चाहता हूँ। नहीं, आपको ऐसा फील होता है कि आप टीचिंग की तरफ भी आ गए, आप अपनी तैयारी भी कर रहे थे, कहीं टीचिंग ने आपकी जो प्रिपरेशन थी उसको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, ये तो रीजन नहीं हो सकता है कि आप जो ना आपका टाइम वहां ज्यादा जो है ना कंज्यूम हो रहा था, क्योंकि जाहिर बात है आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको जी जी एज ए टीचर भी तैयारी करनी पड़ती है। जी एक्चुअली ये सवाल मुझसे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, ठीक है, और मुझे कह रहे थे कि यार अब पढ़ाना छोड़ दो और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। और मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ाना 2010 से शुरू किया था सीएसएस एकेडमीज में, अच्छा। मतलब बिफोर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसका सिंपल रीजन ये था क्योंकि मेरा शायरी का किताब भी पब्लिश हो चुका था, लिटरेरी बैकग्राउंड भी थोड़ा था। अभी सिंधी की डिग्री मेरी मास्टर्स अभी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मेरा लिटरेरी बैकग्राउंड था फैमिली से, ठीक है। तो मैंने मुझे सीएसएस एकेडमी ने कहा कि भाई आप सिंधी बेहतर पढ़ा सकते हैं किसी सीएसपी से, क्वालिफाइड से, क्योंकि आपका लिटरेरी बैकग्राउंड है। तो इसी वजह से मैंने पहले सिंधी लिटरेचर से स्टार्ट किया था, और उसके बाद तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाना मैंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सीएसएस पास हो गई। फिर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश पढ़ाता रहा। कॉम्प्रिहेंशन भी आप पढ़ाते थे, मैं जी खुद आपके पास पढ़ा हूँ। जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर और आज तक मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बहुत बड़ी जो है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई है आपने। हाँ, अभी तो मैंने बहुत इनोवेशन किए हैं, और क्योंकि मैं करता रहता हूँ, आई फील के सिर्फ यानी स्टूडेंट्स। होपफुली मैं आपकी रीसेंट क्लासेस भी अटेंड करूंगा, अगर आप अलाउ करेंगे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बताऊं, देखें होता क्या है कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि उस वक्त का पढ़ा हुआ छोड़ देते हैं, दोबारा डेवलपमेंट नहीं करते उसमें कोई। मैं कहता हूं भाई सिर्फ स्टूडेंट की जो है ना वो डेवलपमेंट ना हो मेंटल, टीचर्स की अपनी भी मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो मैं जब भी दूसरे बैच को क्लास पढ़ाता था ना, आज तक ये मेरी हैबिट रही है, तो उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी नई रिसर्च करता था, कोई नई किताब पढ़ लेता था, नया कुछ देख लेता था गूगल से, ताकि मेरी भी डेवलपमेंट होती रहे। तो इसी वजह से अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये अटेम्प्ट के बाद पढ़ाना शुरू किया। अब आप आता हूँ आपके सवाल पे। देखो, मेरे ख्याल में ये टाइम वेस्टेज नहीं था, ये वैल्यू एडिशन थी। रीजन ये है कि क्योंकि मैं सीएसएस के सब्जेक्ट से पढ़ा रहा था ना, और आपको पता सही है जब बंदा अपने लिए पढ़ता है तो कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स रह सही जाते बात, हैं। हाँ। जब टीचिंग करता है, क्योंकि अभी तो आप भी टीचर हैं, लेक्चरर हैं, सही। ठीक है, तो आपको पता है जब हम टीचिंग के लिए जा रहे होते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाना होता है, तो हमने हर एस्पेक्ट देखना होता है कि ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट यहाँ से सवाल पूछ ले। सही। तो इसी हाँ, तरीके ऑल से, एंगल्स कवर करनी जी, होती है। तो इसी तरीके से आई फेल्ट के उसने मुझे हेल्प किया। बाकी ये है जो फैक्ट है कि उसके बाद मेरे 2 अटेम्प्ट फेल हो गए। हाँ, वो ठीक तो है। बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और वो तो बड़े नैरोली फेल हुए हैं, कोई जी। एक अटेम्प्ट में कोई 2 मार्क्स हाँ का फर्क था, और कोई हाँ। 2-3 तो मार्क्स का ही। वो जर्नी भी ऑडियंस को बताते हैं, ताकि मतलब बंदा फेल्यूर से परेशान ना हो ना, उसको बताएं कि आगे फिर मैंने अपनी लाइफ को कैसे लिया। 2013 में जो मैंने रिटर्न दिया, मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं ऐसे में फेल हो गया कुछ मार्क्स से। ठीक हो गया, मेरा एग्रीगेट भी कवर था, 600 प्लस स्कोर था मेरा, ठीक हो गया। पता नहीं ऐसे में क्यों फेल हुआ, या कभी कभी ये स्लाटर भी होता है, या मेरी गलती भी होगी, मुझे भी अपनी गलती माननी चाहिए कि मैंने इंसाफ नहीं किया होगा टॉपिक के साथ। तो अबू बड़े नाराज हुए थे मुझसे फिर। अब अबू का ख्याल ये था कि तुम ओवर कॉम्प्लेसेंट बन गए, तुम ज्यादा खुश हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई तुमने पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, अब नहीं भी पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। ठीक है। तो फिर सही। मेरे अबू को बहुत समझाया कि मैंने कहा अबू मैंने अपनी तरफ से 100% लगाई है, ठीक है। अब एक चीज में रह गया, क्योंकि ये एग्जाम है ही ऐसा, लाजमी नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट पास कर रहे हैं तो दूसरा भी गारंटी है। 2010 का पाकिस्तान का टॉपर था, ठीक है, 2011 जो मैंने पास किया उसके रिटर्न में फेल था, वहां पाकिस्तान का टॉपर था। तो सही। मतलब इट डजंट गारंटी कि आप एक जगह टॉप कर ले और दूसरे, क्योंकि नया ऐसे नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके साथ आप कैसे डील हाँ, करें। सही बात। चलो मैं 13 में फेल हो गया, फिर मैंने मेहनत शुरू की। अब लोग मुझे मना कर रहे थे कि गैप करो गैप करो गैप करो, यू हैव स्टिल एज, जब 23 साल में आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, अभी भी आपके पास 5 साल पड़े हुए हैं, उस वक्त 5 28 एज साल जो से, थी। सही बात। तो मैंने कहा यार देखो, गैप वो करता है जो सीएसएस के लिए 2-3 चीजें होती है ना, आपके पास राइटिंग स्किल्स हो, आपके पास कंटेंट हो रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है, और आपके पास टेक्निकल चीज हो, पेपर अटेम्प्टिंग और ये सारी चीजें। तो मैंने कहा अगर ये 3 चीजों मेरे पास है, व्हाई शुड आई वेट, उसके बाद मेरी दूसरी जिंदगी भी तो है ना।
अगर हो गया तो हो गया, सही वरना कंटिन्यू करूंगा दूसरी लाइफ को। तो लोगों को मैं ये भी सही। मैसेज दूंगा, कुछ लोग फेल होकर बड़े परेशान हो जाते हैं ताकि जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दिस इज ओनली वन चैप्टर ऑफ योर लाइफ, पूरी किताब पढ़ी हुई है। ठीक हो गया। वेल उसके बाद 14 में अपीयर हो गया, और 14 में आई गॉट 682 इसको इन रिटन। और उस वक्त ये मतलब रिटन के टॉपर जो है ना सिंध से, वो भी 700 तक, वापस, 680 हाँ। तक थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो फॉरेन सर्विस में था, उसका 670 प्लस था, मेरा 680 प्लस था। सही। बट कंपोजिशन में अब मुझे 38 मार्क्स दी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि कंपोजिशन में मैं 70 प्लस सोच रहा था, क्योंकि कंपोजिशन में मैंने इतनी मेहनत की हुई थी, और पेपर भी आसान आया हुआ था, मेरे हिसाब से सही। आसान था। और मैं आपको बताऊं वहाँ वो मैंने, तो आपकी मेहनत थी जब भी आपको आसान लग रहा था। हाँ, और मैं आपको बता दूं 2011 में जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें ही मेरा 60 स्कोर था, फिर भी मेरा 57 कंपोजिशन। जी कंपोजिशन में, और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में भी 57 स्कोर था। तो आई वाज गुड एट कंपोजिशन, और मैं पढ़ाता भी रहा इन सालों में ना, 2 सालों में। और मुझे आई वाज कॉन्फिडेंट, बट वेल अब एग्जामिनर को पता क्यों फेल किया, कोई चीज उतनी अच्छी नहीं लगी, व्हाटसोएवर, गलती होती है, बंदा अपनी गलती भी मान ले। ठीक है। तो इस तरीके से वेल नाउ माय जर्नी फॉर सीएसएस एंड्स हियर एट द एज ऑफ 24। एट द एज ऑफ 24। अभी 4 साल पड़े हुए हैं, और मैंने सीएसएस के 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिए। और वेल अबू को बड़ा दुख हुआ, एंड दुख के अलावा भी अबू थोड़ा वरीड थे। वो सोच रहे थे कि अब इनके करियर का क्या होगा। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे भाई है फयाज, फयाज मशहूरी, वो नेशनल बैंक में वो भी काम करते थे। मैं इस बीच में 2013-14 में जब पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, तो आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब जो आती थी न्यूज़पेपर में, वो मुझे अप्लाई नहीं करने देते थे। वो अच्छा। के मुझे याद है, और मुझे उससे भी बड़ी मोटिवेशन मिली थी, क्योंकि सपोर्ट फैमिली की बड़ी बात होती है। अबू भी सपोर्ट कर रहे थे, सारे सपोर्ट कर रहे थे, और भाई भी सपोर्ट कर रहा था। तो ही सेड के क्या तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है कि सीएसएस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जो दूसरे 10-12 ग्रेड की तुम जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो। तो सही। उसने मुझे अप्लाई नहीं करने दिया था, और मैंने ये 3-4 साल सिर्फ सीएसएस को दिए। ठीक है। अगर दे देता तो उसी वक्त किसी न किसी बंदा जॉब में लग जाता। वेल अब कोई जॉब भी नहीं है, कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, कैरियर गैप भी सही। आ गया, और एजुकेशन भी मैं सीएसएस की वजह से दूसरी रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो मैं दूसरे हाँ, स्टूडेंट्स को मशवरा ये दूंगा कि दे मस्ट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, सो दैट भाई सीएसएस में अगर आपकी लक नहीं चल रही अपनी मेहनत के बाद, अपनी मेहनत के बाद लक नहीं चल रही, ताकि आपके पास अपना एक प्रोफेशनल करियर तो हो। ठीक है। ये मेरा सही। मशवरा है, जो मुझसे गलती हुई मैं उनको ये कहूंगा कि ना करें। उसके बाद 2014 का जब मैं रिटर्न से फॉर्म भर रहा था, उस वक्त 2013 में ही सीसी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2013 के फॉर्म 2030। फॉर्म आ गए थे, और मैंने वो भर दिया था। और आपको पता है एसपीएससी में 5 सालों के बाद एग्जाम हुआ करते थे, 2008 के बाद हाँ, 2013 में हुआ था। 2008 के बाद ये 13 में हो रहा, 13 में अनाउंसमेंट चलो हुआ। मैंने फॉर्म भर दिया था, और 2014 सीएसएस की तैयारी में लग गया था। अब वो फेल हो गया। अब लोग कह रहे थे कि भाई यू आर आउट ऑफ द गेम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं भाई। सही बात है। हाँ। हाँ, लोग दोस्तों, अच्छा आपके कुलीग हों जो आपके साथ काम कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, या जहां जहां पे आप पढ़ाते हैं, ठीक है, आई शैल नॉट टेक नेम, क्योंकि मोरली ये अच्छा नहीं है। ठीक है। आई हैव स्टिल रेस्पेक्ट फॉर ऑल। ठीक है। तो सबने ये सोचा कि अभी ये बंदा काम का नहीं है। हाँ, यही सोच रहे थे कि सीएसएस के 3 अटेम्प्ट हो गए, अब जो ना, हाँ, अब ये बंदा, यूजलेस समझ दिया। जी, ये बंदा काम का नहीं है। तो बस क्या बताऊं, मुझे एकेडमी से मेरे जो क्लासेस होते थे वो भी बंद कर दिए गए। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो कह रहा है कि भाई अभी आप सीएसएस क्वालिफाइड हो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनका रवैया बता रहा था। और उन्होंने क्लासेस दूसरों, मेरे ही स्टूडेंट जो कोई डीएमजी में था, कोई फॉरेन सर्विस में थे, क्योंकि मैं इस वक्त में पढ़ाता रहा, तो वो उनको क्लास उन्होंने दे दिए मेरी जगह पे, मुझे बगैर बताए। और टू बी वेरी सही। ऑनेस्ट, वो एक मेरी कैंडिडेट थी डीएमजी में, उसने मुझे कांटेक्ट भी किया था, कॉल भी किया था कि सर दे आर गिविंग मी योर सब्जेक्ट, क्या करूं। मैंने कहा भाई बेटा ले लो, कोई मसला नहीं है। हाँ। सही। ठीक है। और पूरा मतलब 1 घंटा मैंने फोन पे उसको ये पढ़ाया भी था कि कैसे पढ़ाना है। सही।
ठीक है, तो भाई दिल बड़ी होनी चाहिए ना, क्या मसला है। तो इट्स देयर विल, उनकी एकेडमी है या कोई भी है तो इस तरीके से मेरा वो पीरियड जो है थोड़ा मुश्किल था। और बाबा भी परेशान था कि इसके करियर का क्या होगा। लेकिन मुझे दिल में एक ये था कि यार चलो अब 3 अटेम्प्ट चले गए, थोड़ा वरिड मैं भी था, मैं डिफरेंट जॉब्स पे अभी मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस तो थी, और यही मेरा प्लान था कि जल्दी सीएसएस अटेम्प्ट दे दूं, अगर पास हो गया तो उसमें चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपना करियर कोई कहीं और ढूंढ लूंगा। तो जब तक सीसी आ जाए, अनाउंस हो, तब तक मैंने जॉब्स अप्लाई की। और मैं आपको ये बता दूं कि आई फेस्ड मैनी फेल्यूर्स इन डिफरेंट टेस्ट, और मुझे कोई शर्म नहीं आ रहा है ये बताने में, ठीक है। क्योंकि आपको बताऊं, फेल्यूर आर स्टेपिंग स्टोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि आपकी जिंदगी में जब फेल्यूर आ रहे होते हैं तो यही आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं, आप लर्न कर रहे होते हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी तो क्वालिफाइड भी हैं, सीएसएस हैं, हर चीज है उनमें है, और डिफरेंट जॉब्स में भी है। और मैं जिस जॉब में बैठूं, कभी 2 मार्क्स से, कभी 1 मार्क्स से, कभी मैंने बहुत सारे रिटर्न पास किए, इंटरव्यू में रह जाऊं, कभी एलोकेशन में रह जाऊं, सीनियर ऑडिटर था, स्टेट बैंक का था, ठीक है, बहुत सारे थे। तो वो मैं बता रहा हूँ फ्रेंकली कि मैं फेल होता रहा। आई डोंट नो एनी रीजन, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा था और नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इस बीच में मुझे एक जॉब ऑफर हुई एनजीओ की तरफ से। एक्चुअली मेरा दोस्त वहाँ काम कर रहा था, वो मुझे इसे लेके गया था अपने डायरेक्टर से मिलाने के लिए। तो वहाँ पे मैं उनसे मिला, तो 2-3 दिन उसके साथ गया। उसने कहा भाई वो कह रहे थे आप भी ट्रायल में बैठ जाओ, देख लेंगे आपको कि आप क्या काम करते हैं या क्या कर सकते हैं। तो भाई अंग्रेजी तो पढ़ाता आ रहा था, और उन्होंने मुझे वो जो यूएन को रिपोर्ट ये पब्लिश करके देते हैं ना अपनी, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, जो किसी प्रोजेक्ट के बाद ये फाइनल बना के देते हैं, वो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। तो मुझे कहा कि यार इसको थोड़ा देख लो कि देखें कैसे लिखते हैं, ताकि आप बाद में लिख पाए। तो मैंने जो उसमें देखा कि अंग्रेजी का बड़ा बुरा हाल था उसमें, और वो पब्लिश रिपोर्ट थी, ठीक है। तो मैंने जाके सर को दी, डायरेक्टर साहब को। मैंने कहा सर मैंने इसकी अंग्रेजी ठीक कर दी, ये ले। तो उसने कहा बेटा ये क्या किया, हमने थोड़ी तुम्हें कहा था अंग्रेजी ठीक करने के लिए, हमने कहा था सीखो। मैंने कहा सर ये तो मुझे पहले ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से वेल ही अप्रिशिएटेड मी, उसने मुझे बहुत बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर उन्होंने मुझसे ये सॉफ्ट कॉपी में भी अंग्रेजी ठीक कराई दी, ताकि वो कह रहे थे कि दोबारा काम आएगी हमें, ठीक है। वेल फिर मैं 8-10 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक ऑफर की थी, एक प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट हो रहा था खैरपुर नाथन शाह में, ठीक हो गया। तो दे ऑफर्ड मी वेरी गुड जॉब कि आपको 50,000 सैलरी होगी, और आपको लैपटॉप होगा, गाड़ी होगी, यू विल बी अ टीम लीडर, 8-10 बंदे होंगे आपके सबऑर्डिनेट होंगे, और इंटरनेट होगी, सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको खैरपुर नाथन शाह जाना पड़ेगा। अभी मैं सोच ही रहा था, और मैं आपको ये बता दूं, मैं मशवरा लेता रहता था उस वक्त अपनी अम्मी से, अबू से और अम्मी से। तो ये बात भी मैंने अम्मी से पूछी कि अम्मी मैं करूं या ना करूं एनजीओ में जॉब, ठीक है। तो अम्मी कह रहे बेटा कि अभी आपके पास तो जॉब है नहीं, आप जरूर करें। अच्छा, लोग जो है ना वो अपना औरतों से मशवरा लेने में शर्म फील करते हैं, ठीक है। आपको दो दो चने सर वाला किस्सा भी याद है ना? हाँ सही। ठीक है, लेकिन आई थिंक इट इज पॉजिटिव थिंग भाई। और उस पे मुझे पक्का यकीन है कि आपने पोइट्री पढ़ाई थी कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड के अगे चाची उसी बजड़ी वाणी सुनी थी उसी ट्रे। चाची मुझे कांध के चुनी चित्राए दे, अगे उसी बजनी माने तली थी उसी ट्रे। तो ऐसे ही वो टांटिंग होती रहती है। बट आई थिंक कि भाई जो माँ है ना, स्पेशली इवन यू कैन टेक एडवाइसेस, पीसेस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर वाइफ, शी इज योर पार्टनर, शी इज योर फ्रेंड, राइट। तो क्योंकि अम्मी आपका पहला स्कूल होती है भाई, आपको उसने सिखाया है, तो वो अच्छा गाइड कर सकती है, ठीक है, और एटलीस्ट मशवरा दे सकती है। तो मैंने उससे लिया, उसने क्या कर लो। लेकिन इस बीच में जब मैं डिसाइड ही कर रहा था, तो सीसी की स्क्रीनिंग अनाउंस हो गई, कंबाइंड कंप्यूटर एग्जाम की। और वो मुझे कॉल्स कर रहे थे, मैं कॉल्स नहीं उठा रहा था, सोच रहा था कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, राइट। क्योंकि आपको पता है अगर आप एनजीओ में जॉब कर रहे हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए टाइम मैनेज करना दूसरी चीजों के लिए, क्योंकि प्राइवेट है ना, प्राइवेट जॉब आपसे टाइम लेती है, एनर्जी लेती है। तो मैंने एट द एंड वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की।
दो आपको पता है और अभी आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वो आपका बिल्कुल सही डिसीजन। बिल्कुल सही डिसीजन था। उस वक्त लोग कह रहे थे कि यार तुमने गलत डिसीजन लिया है, ये किया है, वो किया है, CSS भी तुमने कर ली ना, उसमें तुम्हें नतीजा थोड़ी पता था, इसका भी थोड़ा ही नतीजा पता है। मैंने कहा यार व्हाट्सओएवर, एक चीज मेरे माइंड में है कि एनजीओ में एज बाउंड जॉब नहीं है सही। हाँ, वो आप किस भाई। एज पे भी कर मैं सकते 30 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद भी तो अप्लाई कर सकूंगा ना, लेकिन हैं। इसके लिए मुझे एज चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई, इस जॉब को आपको अपने बड़े मकसद के लिए जो छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो देनी दो पड़ती आई वाज जॉबलेस, लेकिन मैंने किया। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज थी कि मैं बीच में पढ़ाता आ रहा था ना, तो उससे मेरी ये अर्निंग हो जाती थी कि मैं अपने खर्चे कर लेता था। ठीक है, चलो। है। तो इसके बाद मैंने वो जॉब के ऑफर छोड़ के और सीसी की तैयारी करना शुरू की, और आई वाज लुकिंग फॉर माय डिजायर्ड ग्रुप दैट वाज DMG इन CSS एंड यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बनना। तो एक चीज मैंने नोट की, जो नजर पड़ी कि भाई जब ये हम सीसी दे रहे थे, पता चला कि मोर देन 50,000 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर दिस। 60,000। ठीक है, और मैं आपको बताऊं उसमें सीट्स जो थी असिस्टेंट कमिश्नर की, वो सिर्फ रूरल की 27 थी। 45 ही शायद, 45। 45 टोटल थी, रूरल की 27 थी। 27। सही। तो मुझे दूसरी तो काउंट ही नहीं करनी ना, फायदा ही नहीं है। ठीक है, सही। तो अब मेरा मकसद था कि यार इतनी मेहनत के बाद अभी आउट ऑफ दीज 50,000 कैंडिडेट्स मुझे 27 टॉप में आना है। हाँ, सही। ठीक है, क्योंकि सबकी टॉप चॉइस यही थी ना। ठीक है, ऐसी। तो स्क्रीनिंग हुई, आई पुट माय 100%, और उसके बाद रिजल्ट आई तो टोटल 800 प्लस कैंडिडेट्स पास, नॉट इवन अ सिंगल 1000 कुड पास दैट स्क्रीनिंग। थोड़ी मुश्किल थी, टेक्निकल थी, स्पेशली जो सिंध ज्योग्राफी से रिलेटेड जो उसके MCQs थे ना, वो बड़े मुश्किल थे। तो वेल, वो मैं सोचता हूँ कि वहां भी जो अंग्रेजी के क्वेश्चन थे उन्होंने मुझे बचा लिया, क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चन उन्होंने कहे थे 25 या 20 आने हैं, लेकिन आ गए थे 32 या 33 क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे हेल्प कर सही। दिया था, तो स्कोर आ गया था। तो वेल, स्क्रीनिंग में भी आउट ऑफ 50,000 और 800 लकी लोगों में आ गया। अब उसमें हुआ क्या कि हम सोच रहे थे कि भाई सीटें उस वक्त थी 223 या 227, 227 या 223 सीटें थी। हम कह रहे थे अब रिटर्न क्यों लेंगे, हर सीट पे 3 तो बस इंटरव्यू का डायरेक्ट। फार्मूला होता है, अब तो डायरेक्ट इंटरव्यू ले लें हमसे। सही। लेकिन ये खुशी भी टेम्पररी थी। टेम्पररी ऐसे थी कि क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक्स निकल आई और उन्होंने 9 मार्क्स ग्रेस टू ऑल 50,000 पीपल दे दी। तो फिर ये नंबर बन तो गया फिर 3,000 कुछ प्लस हो गया। हाँ, 3,000 कुछ हो गए थे। सही। तो इसके बाद मैंने रिटर्न की तैयारी शुरू की। मैंने कहा चलो ये भी शुक्र है अल्लाह का कि आउट ऑफ 50,000 अब मुझे 3,000 और समथिंग लोगों से कम्पीट करना है। ठीक है, काफी कर। और CSS में तो 10-12 हजार लोग बैठते हैं ना, और वो भी आज वैसे तो 6-7 हजार अपीयर हो रहे होते हैं, अब यहाँ पे मुकाबला ज्यादा है। ज्यादा। तो उसके बाद रिटर्न भी मैंने पास कर ली, और रिटर्न में 664 लोग पास हुए थे। ठीक है, और उस 664 में भी मेरा नाम आ गया। और उसके बाद अपना अभी इंटरव्यू में सीटें थी 223, तो पहला टारगेट था 223 या 227 लोगों में आना है आउट ऑफ 664, और जो मेन टारगेट था वो सिर्फ 27 में आना है। 27 था। ठीक है, तो इंटरव्यू की रिजल्ट आ गई, एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन सिंध रूरल एंड थर्ड ओवरऑल। जबरदस्त। ठीक है, तो बड़ी खुशी हुई थी, और आई गॉट ऑफर ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। हमारी मेडिकल भी हो गई, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा हो गया कि भाई अगर आप तो अब ये जो खुशी थी ये भी टेम्पररी साबित हुई। ये भी टेम्पररी हुई। कहा कि भाई अगर आप मेहनती है तो दोबारा एग्जाम दे दो, पास हो जाओगे। तो खैर कोई जज साहब से ये भी पूछ लेता कि जज साहब अगर आप भी दोबारा मेहनती है तो 10 साल जो पहले आपने इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया था, आप भी दोबारा दे के के तो जुडिशरी की मर्जी है भाई, वो किस बुनियाद पे देख रहे हैं। लेकिन मैटर कुछ अलग था, सजा हमें मिली। मैटर ये था कि जो मेंबर्स और चेयरमैन थे उनमें से किसी की जो एज रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं थी मेंबर बनने की। तो भाई वो हमारा दोस्त तो नहीं था ना, और उन्हीं मेंबर्स और पैनल्स के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू और भी चले थे। ठीक है, तो उनके एग्जाम्स का कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा हो गया। नल एंड राइट हो गया। अब दोबारा रिटर्न से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है,
और देखें 3 अटेम्प्ट CSS के, और उसके बाद ये बड़ा जो है शॉक, AC की सीट मिलके हाथ से निकल गई। अब उसके बाद फिर दोबारा एग्जाम हुआ और मेरा रिटन स्कोर उसमें था 611 पहले PCS में। तो तकरीबन सेम ही था जो फर्स्ट में और री रिटन। हाँ, मेरे फर्स्ट में 611 था और 600 इज वेरी गुड स्कोर इन PCS। ठीक है, तो अराउंड हम कोई 10 लोग थे जिसका स्कोर ये था मेरे पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर PCS दोबारा हमने दी और दोबारा भी मेरा 600 स्कोर एग्जैक्ट आया, 600 रिटर्न में। ठीक है, लेकिन अब इंटरव्यू में पहले मेरा था 178, अब इंटरव्यू में थोड़ा कम आ गया। और इंटरव्यू में मेरा कम आने की वजह से वैसे मैं रिटन में टॉप 17 में फिर भी आ रहा था, 27 सीट थी, रिटन में मैं टॉप 17 में आ रहा था। और इस मरतबा इसी वजह से पहले पता चल गया, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि मार्कशीट्स भी रिटन के साथ दे देंगे, तो हमें मार्कशीट्स मिल गई थी। तो आई वॉज इन टॉप 17 इन रिटन। तो अगेन ये उम्मीद थी कि मैं AC बन जाऊंगा फिर। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरव्यू में कम स्कोर की वजह से मैं सेक्शन ऑफिसर में, जो मेरी सेकंड चॉइस थी, उसमें मेरी 6th पोजीशन आई। तो मैं सेक्शन ऑफिसर बन गया और उसमें मैंने सर्व किया 1 साल। ठीक है, 1 साल से ज्यादा। और अगेन आई वाज हैप्पी कि ये भी मेन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है और आगे जाके ये भी लोग सेक्रेटरी बनेंगे, वो भी सेक्रेटरी बनेंगे, तो इट्स गुड। और आई वाज एंजॉयिंग माय जॉब देयर। चलो, फिर भी अबू खुश थे और एवरीथिंग वाज ओके नाउ। मेरे कैरियर भी फिलहाल सेटल हो गया। और उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्व किया महीना डेढ़ वहाँ पे सेक्रेटरीट में। और उसके बाद फिर मैं CM हाउस में मेरी ट्रांसफर हुई, वहाँ पे एज अ सेक्शन ऑफिसर मैंने सर्व किया है। अच्छा, इसके बाद इस बीच में 2018, क्योंकि वो 2013 का एग्जाम था, इतनी लेट हो गया, तो 5 साल और हो गए, 2018 का एग्जाम आ गया। और आपको बताऊं, मेरी एज ने मुझे एज दे दिया, फायदा दे दिया। जो मैंने CSS के पहले अटेम्प्ट दे दिया, अभी भी एज मेरे पास थी, तो मैंने 18 में फॉर्म भर दिया। और अगेन उसकी स्क्रीनिंग हुई, रिटर्न हुई, इंटरव्यू हुई। रिटर्न में फिर मेरा वही 600 प्लस स्कोर था, थर्ड टाइम। और अब उन्होंने PMS कर दिया था, PMS मतलब मर्ज कर दिया था सेक्शन ऑफिसर और ACs को। तो उसके बाद मेरी फिर 27th पोजीशन, तो 27 नंबर इज अ कांस्टेंट, राइट। तो फिर मेरी 27th पोजीशन आ गई इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं PMS ऑफिसर बन गया। द लॉन्ग ड्रीम केम ट्रू, राइट, इतनी स्ट्रगल के बाद फाइनली। तो नाउ अगेन मेरी जो है, मैं अभी PMS ऑफिसर की तौर सर्व कर रहा हूँ अपना सिंध गवर्नमेंट में। वो मेरी पोस्टिंग सेम वही CM हाउस में एज अ सेक्शन ऑफिसर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जर्नी थी। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना इवेंट आप अपनी लाइफ का आप मिस कर गए जी जी कि जो 2013 का रिटर्न था, चलो वो तो नल एंड वाइड हो गया। और 2013 का जो री रिटर्न हुआ था, मेरे ख्याल में उससे पहले जो है ना आपने शादी की थी, जी बिल्कुल। राइट? जी जी बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि ये जो आपने शादी की थी, ये आपके लिए एक जो ना लक चेंजिंग फैक्टर था? हाँ। और उसके बाद जो ना पहले एलोकेशन नहीं हो रही थी, CSS में थोड़े मार्क्स पे फेल हो रहे थे, ये अच्छा, मैं 13 मैं में भी पास हो रहे, वो भी नल एंड वाइड हो मैं गया। मैं आपने मैं शादी समझ की तो मैं आपकी समझ लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उसके बाद मैं समझ माशाल्लाह गया आप आपका सर्व भी सवाल। कर रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के पास होता है। नॉर्मली आप लोग देख रहे होते हैं शादी के पहले वो थोड़ा स्टेबल नहीं होते फाइनेंशियली, और बाद में हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और इनवर्स केस भी मिलते हैं, उसके अगेंस्ट भी केसेस मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पीछे आई एम बिट स्पिरिचुअल, राइट, आई एम बिट रिलीजियस इन माय थिंकिंग एज वेल। तो मैं थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट इसी में शेयर कर देता हूँ। बाकी आपकी और ऑडियंस की मर्जी है, उस पर बिलीव करें या ना करें, ठीक है, इट्स माय बिलीफ। तो मैंने इसको जब एनालाइज किया तो थोड़ा सोचा मैंने इस बात पे कि व्हाई इट हैपेंस सो। मैंने एक चीज देखी, देखो, एक बच्चा होता है ना, पैदा होता है किसी घर में, तो अगर हर बंदा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो, तो क्या बच्चा फाइनेंशियली पहले ही अपने लिए कमाना शुरू करेगा? नहीं कर पाएगा ना। ही नीड सपोर्ट, राइट। अच्छा, पहले जो पेरेंट हैं, ठीक है, अब उनके पास अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क रखा है सिर्फ। अब एक मेंबर जब बच्चा बढ़ता है या वो शादी करता है, तो वाइफ का रिज़्क आता है उसके पास, ठीक है। और उसके बाद बच्चा बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका भी शेयर दे देता है, ताकि उसकी भी तो डेवलपमेंट हो, ठीक है, ग्रोथ हो। तो मेरे ख्याल में ये रीजन है, इसके पीछे लॉजिक है। और मैं इवन यही लॉजिक ज़कात के साथ भी लगाता हूँ कि भाई जो आपके पास ज्यादा पैसा होता है ना,
आपकी नीड से ज्यादा, वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला ने आप में कैपेबिलिटीज भी ज्यादा रखी है। कैपेबिलिटीज ज्यादा रख के ज्यादा अर्निंग इसलिए दे रहा है, जो जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है, जो अर्न नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीजन, उनका शेयर अल्लाह ताला रख रहा है आपके इसमें, इसी वजह से ज़कात भी होती है। तो वेल इट्स माय थिंकिंग। तो आई डू बिलीव कि मैं, मेरी शादी के बाद माय वाइफ वाज लकी चार्म फॉर मी, राइट। और शादी के बाद जो है मुझे जॉब भी मिल गई, और डेवलपमेंट्स जितनी होनी होती गई, और जैसे मेरे बच्चे हुए, आई हैव 2 किड्स, राइट। तो वो भी हुए, तो मेरे मतलब ये डेवलपमेंट होती रही मेरे करियर की। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, माय वाइफ इज मोर देन अ वाइफ टू मी, शी इज माय फ्रेंड एज वेल, राइट। और she is also, she has always she has been part of a preparing for competitive exams, right। वो भी तैयारी करती रही है, तो हमारी मेंटालिटी भी सेम थी। शी वाज एजुकेटेड, वो लेक्चरर पहले थी, राइट। तो हमने इसके बाद जो अपना 2013 के बाद, 2013 में हमारी शादी, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब ये री एग्जाम हुआ, तो री एग्जाम में हमें एक बच्चा भी था छोटा, हैदर नाम से। अब वो 1-2 महीनों का था, ठीक है। तो वो बीमार था, मुझे याद है, और मैंने अपनी वाइफ के साथ तैयारी शुरू कर, तो हमने साथ में फिर री एग्जाम की तैयारी की थी। वो अनफॉर्चुनेटली 2013 में पास नहीं हुई थी, जो पहला अटेम्प्ट था। फिर हमने इकट्ठे जब तैयारी की थी, ठीक है, दो हमें बच्चा था, आपको पता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो एवरीवन इन होम इज डिस्टर्ब, राइट। तो हम डिस्टर्ब भी थे, वो बच्चा बीमार भी रहता था, ठीक है। आपको पता है बच्चे के लिए जो पहली मौसम होती है वो बड़ी खराब होती है, उनको ख्याल रखना पड़ता है सारी चीजों का, ठीक है। तो बच्चा बीमार था, और सीसी जो रिकंडक्ट एग्जाम हुआ था उसका, अपना ऐसे का जब पेपर था, उस रात हम 3-4 बजे तक जागे थे रात को, बच्चे की वजह से। और माय वाइफ डिसाइडेड टू क्विट, वो कह रही थी मैं एग्जाम नहीं दे रही थी, आप दे दें, ठीक है। मैंने कहा नहीं, एग्जाम की तैयारी की है, देना तो एग्जाम है। तो हमने 3-4 के बाद, मैं उसके साथ ही था, जब बच्चे को नींद आ गई उसके बाद हम दोनों सोए, और सुबह को फिर पेपर पे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर दिए, एंड नाउ वी बोथ क्वालिफाइड। और वो मुख्तियार कार एलोकेट हुई थी, और मैं जो है अपना इसमें सेक्शन ऑफिसर एलोकेट हुआ था। तो दिस वाज माय स्टोरी। अच्छा सर, अभी हम देखें तो आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं, वो भी इसी जो है ये टाइम था जो बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी आपके डिफरेंट एंगल से, उसके दौरान आपने जो ना ये स्टार्ट किया। जी तो ये आपने कैसे डिसीजन लिया? एक्चुअली था क्या कि जैसे वो एक जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ चल रही होती है कि ऐसे भी लोग सोचते हैं कि भाई जो बंदा खुद क्वालिफाई नहीं कर सका है वो किसी एकेडमी जो ना रन करेगा, तो ये बड़े सवाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद भी आपने जो ना बड़ी डिटर्मिनेशन से जो ना स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल, ये था। अब बताऊं स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद उस सवाल पे आता हूँ। हुआ क्या कि वो जो मेरे 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो और मैंने आपको बताया अकेडमी से वो मेरे क्लासेस खत्म हुए थे, तो मैंने छोड़ दिया फिर खुद ही। तो फिर मैनी स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट थे, अपना मेरा फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था, तो वो स्टूडेंट्स मुझे प्राइवेटली अप्रोच कर रहे थे कि सर हमें क्लासेस दें, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ गर्ल्स थी, वो कह रही थी सर हमारे फ्लैट पे आए। मैंने कहा इट्स नॉट गुड फॉर मी कि मैं अभी एक एक बंदे के फ्लैट पे जाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा सर हम आ जाते हैं। मैंने कहा देखो बॉयज तो ठीक है, आई एम लिविंग बैचलर विथ माय फ्रेंड्स, so I cannot ask you to come at flat, right? तो it was not good। तो फिर यही था, मैंने कहा देख लेंगे, कोई ऐसा सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीन हो रहा था। इसके बाद एक मेरा दोस्त है शामराज, ठीक है, ही इज माय पार्टनर इन एकेडमी एज वेल। तो उसके साथ ऐसे ही चाय पे गपशप हो रही थी, और उससे पहले मैंने इवन इंग्लिश एकेडमी ओपन करने का भी सोचा था। मेरा दोस्त है इमरान राजपर, उसके साथ पहला हमारा टारगेट ये था कि भाई सीएसएस एकेडमी चलाना थोड़ा मुश्किल है, और सीएसएस अफसर आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप खुद क्वालिफाइड नहीं हुए या एलोकेट नहीं हुए। तो वेल मैंने इंग्लिश का सोचा था, और इस बीच में शाबरा साहब से मुलाकात हो गई, और वो मेरा दोस्त था पुराना, हमने 2011 में सीएसएस पास की थी दोनों ने, और दोनों एलोकेट नहीं हुए थे। उसके बाद वो 2014 में पोस्टल सर्विस में चला गया था। तो मैंने उससे जब शेयर किया इंग्लिश का, उसने कहा ये अच्छा कदम है, आप कंटिन्यू करें, अच्छी बात है, मेरी जो हेल्प चाहिए।
मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि यार देखो, अगर कोई ऐसा एलोकेटेड बंदा हो जाता ना, तो फिर उसके साथ मैं सीएसएस एकेडमी भी ओपन कर देता। तो उसने कहा यार अच्छी बात कर रहे हो, फिर साथ कर देते। हाँ सही। तो इस तरीके से हमारा सफर शुरू हुआ, फिर दोस्तों को इकट्ठे किया और ये किया। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे लिए वो एक इमेज था ना कि भाई ये खुद पास नहीं कर पाया और कैसे करेगा, तो आई ऑलवेज यूज टू से टू द पीपल, और मैंने अपने सेमिनार्स में भी लोगों को फिर कहना शुरू किया कि भाई देखो, अब भी एक बंदा है वो तीनों अटेम्प्ट फेल है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर में फॉर एग्जाम्पल उसका 70+ आ रहा है हर हर अटेम्प्ट में, और एक टॉपर है वो तीनों अटेम्प्ट पास हो, जिसका फॉर एग्जाम्पल तीनों अटेम्प्ट पास हो, एक साल टॉपर भी हो, लेकिन पाकिस्तान अफेयर में हमेशा उसका 40-30 40-30 ये आ रहा है, जीके की हाँ ग्रुप की वजह से सही। वो पास हो रहा है, तो आप पाकिस्तान अफेयर किससे पढ़ना शुरू करेंगे? इट्स बेटर टू, हर बात है, जो 70+ कर रहा है। हाँ हाँ उससे ना, तो बात ये होती है, हमारे यहाँ एक इमेज ये है कि भाई वो ठप्पा होना चाहिए कि सीएसएस क्वालिफाइड है, सब पास। वो जैसे पीके मूवी वाला है ना, तो ऐसा नहीं होना सब चाहिए। औलाद में। हाँ हाँ, तो हाँ मैं एक्चुअली कहता हूँ कि भाई आपको ये देखना है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज क्या है, और सिर्फ एक साल की सही। मार्कशीट नहीं देखना है। लोग तो एक साल की मार्कशीट, कभी कभी क्या होता है, स्कोर ट्रेंड चल रहा होता है, कोई अच्छा सा प्रोफेसर मिल जाता है, सारे बच्चों को स्कोर दे देता है, और दूसरे में वो फेल हो, तो ऐसा भी नहीं है। आपको 2-3 साल मतलब कंसेक्टिव उसका स्कोर देखना है, या उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सही। देखनी है, उसका वर्क देखना है कि उस सब्जेक्ट में उसने कितना किया हुआ है, फिर आप उनसे पढ़ें। ये थी मेरी जर्नी। सर चलें सर, हम अब जो इंटरव्यू है आपका इसको थोड़े स्टार्ट कर देते हैं या कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अभी जो है ना, हम आपको देख रहे होते हैं तो आप अभी भी पोएट्री करते हैं, अभी भी न्यूज़पेपर में पोएट्री भी आप कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, और अपनी जो है सेपरेट एकेडमी भी रन कर रहे हैं, और आपसे जाहिर बात है जो आपकी जॉब है वो भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह फैमिली, ये जो 6-7 डिफरेंट जॉब्स हैं, आप इन सबको कैसे जो है ना मैनेज करते हैं, टाइम देखें मैनेजमेंट या फैमिली जी, को देखना? जी जी, तो एक्चुअली देखो, फैमिली को मैं टाइम देता हूँ, लेकिन इसी वजह से थोड़ा कम दे देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा। जो देना चाहिए तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कंपनसेट करने की, ठीक है, कि वीकेंड्स पे कोई बंदा बाहर निकल जाए। लेकिन होता क्या है, देखो डिटर्मिनेशन होती है ना कि भाई अगर मैंने कर लिया है और मैंने इतनी एफर्ट्स लगाई है, तो व्हाई नॉट टू गाइड अदर्स। तो फिर मैं आपको बता दूं, वो मैंने कराची में भी अपनी पैरागॉन एकेडमी की ब्रांच ओपन की थी, ठीक है, और हैदराबाद में भी थी। तो जब मैंने जॉब हुई कराची में, तो कराची में भी ओपन कर ली। तो मुझे याद है सुबह से 5-6 तक हमारी ऑफिस, उसके बाद फिर 1 घंटे का सफर तय करके मैं यूनिवर्सिटी रोड पे मेरी एकेडमी की ब्रांच थी वहां जाता था, और 11-12 बजे रात को लौटता था वहां पे पढ़ा अच्छा। के। और उसके बाद सैटरडे संडे जो मुझे छुट्टी के मिलते थे, वो सैटरडे संडे आके यहाँ 3-3 घंटों की एक एक क्लास हैदराबाद एकेडमी में देता था। तो ये मतलब मेरी डिटर्मिनेशन थी कि यार पढ़ाना तो है, और इसी वजह से फिर सही। फैमिली, ऑफिस, एकेडमी, ये सारी चीजें। और अब तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो नीडी हैं लोग, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती, या मैं देखता हूँ जो लोग गाइड कर भी रहे होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लैकिंग्स होती हैं जो मैं फील करता हूँ कि भाई मैंने अपने इस 10 साल के एक्सपीरियंस में कुछ चीज ऐड करना चाहूँ, तो वो मैं ऐड करता हूँ। वो इसलिए इस तरीके से ऐड कर देता हूँ कि ऑनलाइन आजकल मैं यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ है एकेडमी का, वहां पे अपने ऑनलाइन फ्री वीडियोस रख रहा हूँ लेक्चर्स के। अच्छा सर, एक और बात, ये नॉर्मली समझा जाता है कि जो सीएसएस की तैयारी करते हैं और लाहौर ही जाते हैं, समझते हैं कि अच्छे से तैयारी जो है ना लाहौर में ही कराई जाती है। तो हम्म। आपका भी जो है ना बड़े अरसे से जो है ना सीएसएस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से वास्ता है जो है ना रहा है। तो आप जी क्या जी, समझते हैं कि ये लाजमी है कि वहाँ ही जाना चाहिए? नहीं नहीं, लाजमी नहीं। देखें 2010 से पहले, मतलब 2008 से ये स्टार्ट शुरू हुआ था कि सिंध में एकेडमी जिससे पहले नहीं थी, ठीक है, और उसके बाद सडनली जो है ना वो फिर जो सिंधी लोग पास हुए, तो उन्होंने यहाँ पे एकेडमीज ओपन करना शुरू की ना, तो फिर यहाँ पे गाइडेंस आई। तो इससे पहले तो गाइडेंस नहीं हुआ करती थी, इसी वजह से मजबूरी थी कि लोग जाते थे वहां। अब वहां पे भी वही सीएसएस क्वालिफाइड पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे भी वही सीएसएस क्वालिफाइड पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई लाजमी नहीं है। तो अब बेहतर है कि वो बंदा वहां जाके रहे, परेशान हो, वहां पे घर ले, रेंट पे ले, इतने मसले अगर सिंध का जा रहा है, तो आई थिंक दे आर बेटर हियर। सिंध में बहुत सारी अभी एकेडमीज अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा सर, एक और जी आखिरी बात जो आपकी पर्सनैलिटी से बिना रिलेटेड है,
जी जी तकरीबन 8-10 साल से जो है ना मैं आपसे मिलता भी रहा हूँ, आपसे बातें भी होती रहती हैं। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? देखें बात ये है कि गुस्सा तो नेचुरल है, हर बंदे को किसी न किसी बात पे आ जाता है। अच्छा, और एक और बात जो है ना मैं इसमें थोड़ी ऐड करता चलूं। मुझे याद है कि मेरे ख्याल में 2015-16 की बात होगी, हम रमजान का महीना था, रात में क्रिकेट खेलते थे, राइट राइट, वहाँ मुझे भी खेलते याद थे, है। तो आप जी जब बैटिंग पे जाते थे तो बड़े खुश होकर जाते थे, जी और जी जब आउट होके आते थे तो उससे भी ज्यादा खुश होते थे। तो यार बात ये है, देखो बंदा आउट हो गया, वैसे क्या करना है? अब करना तो कुछ नहीं है ना, क्रीज को तो छोड़ना है ना, किसी और के लिए छोड़ना चलो है। वो तो चलो खैर हुआ, क्रिकेट हुआ, तो तो मैंने जिंदगी इसे आदत किया है कि आप जिंदगी हमेशा जो है ना यार लाइफ में भी ऐसे देखो, गुस्सा तो आता है, मुझे भी बहुत मरतबा आ रहा होगा, कहाँ पे किसी बात पे किसी मूड बंदा का चेंज होता रहता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन ऑल द टाइम आई ट्राई टू स्माइल, ठीक है। और ये अच्छी बात भी होती है कि आप लोगों से स्माइल करके मिले, ठीक है, मुंह बना के ना मिले। और जिंदगी की क्रीज में भी ऐसा हो कि अगर आपको किसी लाइफ में कोई भी एक ट्राई आप कर रहे हैं और अगर आप वहां से फेल हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट की क्रीज में से आप आउट हो गए, तो लीव दैट प्लेस फॉर अदर्स, लेट अदर्स प्ले, राइट। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। राइट। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें टाइम दिया, और बहुत से नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते थे सीएसएस की तरफ, या जी आपकी पूरी जो हमने स्टोरी सुनी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ, राइट तो बड़े जी। इंस्पायर होंगे जरूर जो है ना उनको आई देगी। आई होप सो के इंस्पायर हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपने थैंक यू हमें थैंक टाइम यू। दिया, ये बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसा कुछ जो आप और कहना चाहें तो आप कैसे? नहीं, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब। और आपने ये इंटरव्यू रखा जिसमें मैं अपने आइडियाज अपनी लाइफ शेयर कर सका, और उसमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो आई विल रियली बी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, अल्लाह आपकी हाफिज। बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक आपने यू। हमें टाइम स्टे दिया। सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।